हेलो एवरीवन, आई एम आराध्य शर्मा, योर इंक्विजिटिव बॉय, और आप देख रहे हैं पोल खोल का एपिसोड नंबर 3। इस सेगमेंट में हम पॉलिटिकल खोल करते हैं और हम हर पोल बाउंड स्टेट को उठाकर उसकी नब्ज टटोलने का काम करते हैं। हमने बात की यूपी की, पंजाब की और कई हद तक हमने उत्तराखंड और गोवा की भी बातें की, पर जो एक क्रूशियल स्टेट है मणिपुर की, इस इलेक्शन सीजन में वो कहीं फिर से गुमनाम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक बैरियर्स के चलते मेन लैंड में ना होने की वजह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को इतना ज़्यादा मीडिया प्रेजेंस नहीं मिलता है। लेकिन मणिपुर इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को लेकर अपने इलेक्शन में जा रहा है। हम उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि मणिपुर आखिर में है कैसा राज्य। तो ये 21,900 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ एक बहुत ही सुंदर 466 विलेजेस का एकजुटता से बना हुआ राज्य है, जिसमें अनेकों डाइवर्स ट्राइब्स रहती हैं। ये हालांकि सिर्फ 34 लाख की आबादी रखता है, लेकिन इसमें कई सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। वो कैसे, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पॉपुलेशन है वो है 53%, जो कि है मेतीस। उसके बाद जो मेतीज़ हैं उनमें से 10% मेतीज़ जो हैं वो पुराने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, यानी कि वो हिंदुइज़्म के सबसे पुराने भाग सन और मून को फॉलो करने वाले लोग हैं। और येतीज़ में भी करीब 60% हिंदुइज़्म को फॉलो करते हैं, अभी के मॉडर्न हिंदुइज़्म को, जिसमें हम डीटीज़ की पूजा करते हैं, ना ही सिर्फ सन और मून की। कुछ 10%, 8% मेतीज़ मुस्लिम भी हैं, और साथ में टोटल पॉपुलेशन भी जो है स्टेट की, उसमें से 8% मुस्लिम आते हैं। डाइवर्सिटी की और बात करें तो यहाँ पे ट्राइब्स बहुत सारी हैं, जैसे कि यहाँ पे फॉर इंस्टेंसेस 24% नागा ट्राइब्स भी पाई जाती हैं, जिसमें से 2 मुख्य ट्राइब्स हैं जिनका नाम है तंकुल्स और माउस। और ये ज़्यादातर नागालैंड के बॉर्डर पे मिलती हैं, जहाँ पे नागालैंड और नागालैंड के लोगों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है वहाँ पे। 15% यहाँ मीज़ो ट्राइब्स हैं। अब इस ट्राइब की ये खास बात है कि इसमें से कई सारे स्पोर्ट्समैन निकल के आते हैं, जैसे कि मीराबाई चानू और मैरी कॉम इसी ट्राइब से आती हैं। साथ ही में 2% कुकली ट्राइब भी है। ये कुकली ट्राइब वैसे तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी थोड़ी फैली हुई है, हर जगह आपको लोग दिख जाएंगे, और ये वन ऑफ द मोस्ट एडुकेटेड और वेल इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं ट्राइबल पीपल में। और ये हर डिबेट्स में एक पॉजिटिव रोल, नेगेटिव रोल, सारे एंगल्स को लेके आने का और सारे एंगल्स में बात करने का काम करते हैं। तो इसलिए मेन स्ट्रीम में कुकली ट्राइब आपको बहुत दिखेगी, जबकि वो सिर्फ 2% है स्टेट में। तो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी के साथ ये जो स्टेट है वो चुनाव में जा रहा है 27 फरवरी को और 3 मार्च को। तो पहले बात करते हैं कि 2017 में इस स्टेट ने कैसी मैंडेट दिया था। तो इसने 2017 में 21 सीट्स बीजेपी को दी थी और 28 सीट्स कांग्रेस को दी थी, जिसके साथ 33% बीजेपी से ज़्यादा सीटें होने की वजह से कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बाहर आई थी। 21 सीट्स बीजेपी के साथ थी, वहीं पे 4 एनपीएफ और 4 एनपीपी को मिली थी। अब ये कौन सी पार्टीज हैं, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए आप ये जानिए, एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी है, जो कि इकलौती नेशनल पार्टी है नॉर्थ ईस्ट से निकली हुई, जिसकी प्रेजेंस कुछ 6 राज्यों में पाई जाती है। और दूसरी है नागा पीपल फ्रंट, एनपीएफ। दोनों को 4 सीटें मिली थी। वहीं टीएमसी और एलजेपी को 1 सीटें मिली थी। पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते हुए भी कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। बीजेपी ने जल्दी दिखाई और उन्होंने एनपीएफ और एनपीपी के 4 विधायकों को अपने साथ ले लिया। तो 21 + 8 हो गए 29। इसके बाद उन्होंने टीएमसी के एक नेता को, एमएलए को डिफेक्ट कर लिया, जिसके बाद हो गए 30। उसके बाद उन्होंने एक कांग्रेस के नेता को डिफेक्ट कर लिया और एक एलजेपी वाले को अपने साथ रख लिया। तो इसके साथ बीजेपी अपनी सरकार बना लेती है। अब बात करते हैं एनपीपी की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल प्लेयर की तरह पिछली बार उभरी थी। 2017 में ये 9 सीटों में चुनाव लड़ी थी, अकेली चुनाव लड़ी थी, जिसके बाद चुनाव जीते तो ये 4 सीटें आई इनको, और इन्होंने अपना सपोर्ट जो है वो बीजेपी को दे दिया। तो अभी ये अलायंस के जो रूलिंग अलायंस है उसके पार्टनर भी हैं स्टेट में। साथ ही साथ आपको बताऊं तो इसकी शुरुआत पीएन संगमा ने की थी, जो कि पूर्व लोकसभा स्पीकर रहे। साथ ही साथ ये कांग्रेस के एक वेटरन लीडर थे। फिर उसके बाद इन्होंने एनसीपी ज्वाइन की और उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई। एनपीपी का जो पूरा दबाव है वो मेनली मेघालय में आता है। मेघालय में भी ये लोग बीजेपी के साथ अपनी सरकार चला रहे हैं। तो मेघालय में एनपीपी की सरकार एनडीए अलायंस के अंडर चल रही है। साथ ही साथ मणिपुर में इनकी प्रेजेंस है, नागालैंड में इनकी प्रेजेंस है, अरुणाचल प्रदेश में इनकी प्रेजेंस है और राजस्थान में भी इनको 1 सीट मिली थी। तो मतलब कि इनकी जो पूरी प्रेजेंस है वो 5 से 6 राज्यों में है, तो इसलिए इनको नेशनल पार्टी का भी दर्जा मिला हुआ है। द ओनली रीजनल पार्टी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एरिया विच हैज़ गॉट द एक्रेडिटेशन ऑफ नेशनल पार्टी इज एनपीपी,
पार्टी, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्टी है। एनपीपी इस बार कह रही है कि वो 40 सीटें लड़ेगी और अकेले अपने दम पे लड़ेगी। मतलब ये इस बार, हालांकि सरकार बीजेपी के साथ चला रहे हैं एनडीए अलायंस में, पर इन्होंने कहा कि हम जो सरकार है इस बार जो चुनाव है वो अकेले लड़ेंगे और 40 सीटों में लड़ेंगे। पहले 9 सीटों में लड़े थे, अभी 40 में लड़ेंगे। तो इसके क्या मायने हो सकते हैं? इसका मायना एक तो ये है कि एनपीपी अपनी प्रेजेंस मणिपुर में बढ़ा रही है, साइटिंग द एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट बीजेपी ओवर आफ्सपा रूल, जो कि वो हटा नहीं रहे हैं जल्दी से और वो डिले कर रहे हैं इस चीज़ को। तो ये सारा क्या इशू है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि किस इशू पे लड़ रही हैं। साथ ही साथ ये लोग क्या करेंगे कि अगर ये 40 सीटों में लड़ेंगे तो मतलब इन्होंने अपना रीच बढ़ाया, तो ये कांग्रेस का वोट शेयर जो है एंटी बीजेपी वोट शेयर खाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कांग्रेस और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी और बाकी पार्टीज़ भी कमज़ोर हो जाएंगी। तो एक तरीके से ये डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचा रहे हैं बीजेपी को, उनकी कठपुतली बन के काम करते हुए। और अगर ये जीतते हैं कुछ सीटें और सपोज करो बीजेपी मेजॉरिटी मार्क नहीं रीच कर पाती, तो एनपीपी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है बट टू गिव एन अलायंस टू बीजेपी, क्योंकि अगर वो कांग्रेस को अलायंस देंगे तो मेघालय में जो उनकी एनडीए अलायंस चल रही है उसके ऊपर खतरा मंडराएगा। तो इसलिए स्टेबिलिटी के लिए इनको अपना प्लेज करना पड़ेगा बीजेपी के साथ ही। इसलिए बीजेपी की विन विन सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है और यहाँ पे स्ट्रेटेजिकल डेवलपमेंट कांग्रेस की तरफ से बहुत बुरा दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि रैली भी जब राहुल गांधी ने पहली की तो वो इम्फाल में अभी 4 या 5 दिन पहले से शुरू हुए हैं रैली करना, जो कि अभी चुनाव 27 से हैं, तब ये इतना लेट आए हैं। तो देखते हैं क्या मैंडेट जनता इनको देती है। तो क्या इश्यूज़ होंगे? सदाबहार इश्यूज़, जैसा कि हम सब जानते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है। महंगाई की सबसे ज़्यादा मार जो पड़ी है वो इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को पड़ी है, क्योंकि इनका इनकम बढ़ा नहीं है। ऊपर से ये फार्मिंग जो प्रोड्यूस करते हैं, छोटा मोटा अपना जो उगाकर धंधा करते थे, वो भी बहुत कम हो गया लॉकडाउन वगैरह में। बाकी जगह सप्लाई चेन टूटा तो इनका प्रोड्यूस जो था वो ज़्यादा बिका नहीं। उसके बाद इतनी महंगाई, तो ये महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको अपोजिशन मेनली कांग्रेस टारगेट करने की कोशिश कर रही है। हाल ही में हमने देखा राहुल गांधी की इम्फाल में ऑल विमेन मार्केट में, एक इम्फाल में मार्केट है जिसमें सिर्फ विमेन काम करती हैं और विमेन सारे धंधे चलाती हैं, उसमें राहुल गांधी गए और उन्होंने उनको एड्रेस किया। तो सारी महिलाएं कह रही थी कि यहाँ महंगाई बढ़ गई है और ये एक बड़ा इशू है। साथ ही साथ जो बाकी इश्यूज़ हैं उसमें से एक आता है आफ्सपा। अब आफ्सपा की बात जानने से पहले हम समझते हैं कि मणिपुर का इतिहास क्या रहा। मणिपुर करीब 3500 सालों तक इंडिपेंडेंट किंगडम की तरह रहता था, अंटिल बर्मा इन 1819 अटैक्ड द मणिपुर और उसने अपने अंडर ले लिया। 1819 के बाद 1821 में ब्रिटिश राज ने बर्मा पर अटैक किया और बर्मा को कैप्चर कर लिया, जिसके बाद मणिपुर को एक प्रिंसली स्टेट का दर्जा दिया गया। जब हमारा इंडिपेंडेंस मिला तो 1947 में हमारे मणिपुर के महाराज बौद्ध चंद्र ने ये कहा कि हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे, जिसके अंडर सारी जो एक्सटर्नल अफेयर मिलिट्री पावर्स हैं स्टेट की वो यूनियन ऑफ इंडिया के पास आ जाएगी और जो अंदर की डिप्लोमेटिक और पॉलिसीज़ होंगी वो सारा किंगडम ही रन करेगा, मतलब किंग ही रन करेगा। बट इन 1949 बौद्ध चंद्र ने फाइनली मर्जर इशू कर दिया और वो हमारी इंडिया के साथ मर्ज हो गए। ऐसे हमारा मणिपुर पार्ट बना। उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो बार बार इलेक्शन होते थे, लोग कहते थे कि ये डिस्टर्ब्ड एरिया वाला टैग हटा दो, क्योंकि नागा ट्राइब्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और कई सारे लोग इंडिया से मर्ज होने के खिलाफ थे, इसलिए वहाँ पे एक्टिविटी जो सेपरेटिस्ट एक्टिविटी थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। ये पीक कब की 1977-1978 में, जब एक PLAM मतलब कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी मणिपुर ने अटैक किया कई सारी जगहों पे ताकि उनको एक सेपरेट मणिपुर मिल सके, पर थैंक्स टू द इंडियन आर्मी उन्होंने इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट को रोक दिया। जिसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन फ्री पार्क ऑर्गेनाइजेशन 1974 में बनी, जिसने फिर कोशिश की बढ़ाने की अपने बेस को, पर 1985 में आखिरकार इनका लीडर मारा गया और ये ऑर्गेनाइजेशन भी बंद हो गई। अब सेपरेटिज्म तो बहुत ज़्यादा कम हो गया था, लेकिन यहाँ पे अभी भी आफ्सपा एक लॉ होता है जिसके अंडर आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस को और मिलिट्री फोर्सेस को इनॉर्मस पावर दे दी जाती है। सिंग कर सकते हैं, किसी को भी गोली चलाकर मार भी सकते हैं इन रिक्वायर्ड टाइम्स पर। इसका बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाते थे कई बार मिलिट्री ऑफिशियल्स, सारे नहीं, सारे बुरे नहीं थे, एक दो की वजह से पूरी मिलिट्री का नाम बदनाम हो रहा था। तो इसको चलते एक 2004 में बहुत ख़तरनाक केस सामने आया जिसमें मनोरमा देवी का रेप और मर्डर कर दिया गया आसाम राइफल के द्वारा, जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो असम में काम करती है।
इसके बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट में आफ्सपा को हटाने के लिए मांग बढ़ी, जिसके बाद 2004 में जाकर आफ्सपा कई सारे रीजन से मणिपुर से हट गया। पर अभी भी कुछ एरियाज़ में मणिपुर के आफ्सपा लागू है, जिसके कारण उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए एक एंटी आफ्सपा लॉ की मांग हो रही है कि आफ्सपा लॉ हटा दो। फ्रॉम कांग्रेस, एनपीपी, एनपीएफ, टीएमसी, एलजेपी, इवन कई लीडर बीजेपी के ये कहते हैं कि इनको आफ्सपा हटा देना चाहिए। मतलब खुद बीजेपी भी चाहती है, लेकिन क्योंकि सेंटर को पूरा कंट्रोल रखना है नॉर्थ ईस्ट में, इसलिए आफ्सपा उन्होंने अभी भी बनाए रखा है। आगे बात करें तो तीसरा मेन इंपॉर्टेंट इशू है एंटी सीएए का। यहाँ पर इंक्लूडिंग बीजेपी के मेंबर्स भी सीएए नहीं चाहते हैं, क्योंकि मुस्लिम्स और बाकी जो ट्राइब्स हैं छोटी छोटी, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा गरीबी वगैरह के चलते, तो इसीलिए उन लोगों के ऊपर सीएए एक हार्श इम्पैक्ट दे सकता है, तो वो सीएए के खिलाफ हैं। साथ ही साथ चौथी जो मेन इंपॉर्टेंट इशू है वो है एंटी बीफ बैन। यहाँ पे फिर से बीजेपी के खुद के मिनिस्टर और बाकी सारी पार्टियाँ ये चाहती हैं कि बीफ बैन ना लगाया जाए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बीफ एक इंटीग्रल पार्ट है उनकी डाइट का, जिससे कि अगर ये बीफ बैन लगता है तो उनको एक एलियनेशन फील होता है बाकी मेनलैंड हार्टलैंड ऑफ इंडिया से, जिसके कारण वो ये मांग कर रहे हैं कि बीफ बैन ना हो। साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट और विकास तो एक मुद्दा है ही, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो सदाबहार है, और यहाँ के लोग भी उससे अछूते नहीं हैं, और यहाँ के लोग भी डेवलपमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट पे वोट जरूर करेंगे इस बार। तो ये था टोटल 60 सीटों में होने वाले मतदान में करीब 5-6 पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, एनपीपी, एनपीएफ, एलजेपी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी अपना दाव पेच आजमा रहे हैं। देखते हैं कि क्या मैंडेट जनता इनको देती है, कौन जीतेगा, कौन कितनी सीटें लाएगा और कौन कितनी जल्दी अपनी सरकार बनाने में सक्षम होगा। क्या पिछली बार की तरह फिर से बीजेपी कांग्रेस की ज़्यादा सीटें होते हुए भी उसको पछाड़ देगी, या फिर बीजेपी अपने दम पे पूर्ण बहुमत लेगी, या क्या पता कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल जाए। तो ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा, इसका इंतज़ार हम 10 मार्च तक करेंगे। 10 मार्च के रिजल्ट के बाद फिर मिलेंगे। तो इस वीडियो को बनाने का रीज़न ये था कि मणिपुर एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी इंडिया का, जिसकी बात होती ज़रूर है, लेकिन सिर्फ ओलंपिक्स के टाइम पे जब मेडल ला रहे होते हैं मीराबाई चानू, मैरी कॉम जैसे लोग, पर बाकी टाइम पे मेन स्ट्रीम मीडिया इसको बिल्कुल हटा देता है। लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट हमारा जो स्टेट है उसमें क्या चल रहा है, इसकी नॉलेज हम सबको होनी चाहिए, इसलिए ये मैंने सेगमेंट बनाया। आई होप यू लाइक द research of the video. If you do, then do press the like button, do share it with your friends, comment down below, and don't forget to subscribe to our channel. Do follow us on social media websites as well, link will be in the description. Thanks for watching.